गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जून के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टाइम टू टाइम प्लीज़ इसको लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के साथ अपनी क्लास को। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं डेली मॉर्निंग के थॉट के बारे में, सूरज से लेकर हमारा जो मॉर्निंग थॉट है आज का है। सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में उजाला बिखेरती है। इसका जो ताप है, इसकी जो ऊर्जा है, उससे पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। तो उसी तरीके से हमें सीखना चाहिए कि प्रकृति का जो ये खगोलीय पिंड है, जिस तरीके से हमें एनर्जी देता है, उसी तरीके से हमें अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाना चाहिए। और इस तरीके से हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए कि हम जहाँ पर भी रहें सूरज की तरह रोशनी बिखेरते रहें। और जो हमारी ऊर्जा है उसका फ़ायदा सिर्फ हमें ही ना हो, पूरी दुनिया को हो। ठीक है ना? जिस समाज में और जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसको भी हमारी एनर्जी से, हमारी ऊर्जा से फ़ायदा होना चाहिए। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते रहिए, सच्चाई के साथ मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। और उसके साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं विचारधाराओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। देखो, जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हर साल 18 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 18 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले जो ये पिकनिक वर्ड है, ये कब आया था? तो फ्रांसीसी लैंग्वेज में सबसे पहले जो ये पिकनिक शब्द है, इसका इस्तेमाल किया गया था। स्पेशली पिकनिक इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जो हफ्ते भर काम करते हैं तो एक दिन हमें ऐसा मिले, या हमने महीने भर काम कर लिया तो एक दिन हमें ऐसा मिले जिससे कि हम अपने आप को रिफ्रेश कर पाएँ, अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ, है ना? एक एन्जॉयमेंट के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इसी विचारधारा के साथ में हर साल 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस या इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल पिकनिक डे के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में। ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO, जो हमारा WHA है, उसने 2014 में WHO के साथ मिलकर ये घोषणा करा था कि जो सामाजिक विकार है उनको दूर करने के लिए, यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो विकार हैं, जो ऑटिज्म के जो लोग हैं, है ना, उनके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वर्ल्ड स्तर पर, उससे निपटने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको समझने के लिए ये दिन मनाया जाएगा। तो हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। क्लियर हो गया? और साथ में ही जो जिस विषय के साथ में कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना? यानी ऑटिज्म का जो स्पेक्ट्रम विकार है उसको किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, इन विषयों को लेकर सम्मेलन किया गया था 2014 में। और उसके बाद ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है हर साल 18 जून को। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर लिया ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में, जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है ना? अब देखो, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जैसा कि ऑटिज्म जो बीमारी है उसके बारे में, या जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है उसके बारे में थोड़ा उसको समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ये समझ ही नहीं होती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसका जो व्यवहार है वो दोहरा व्यवहार होता है ना? सबसे पहले जो ऑटिज्म के लक्षण है वो 3 साल के बच्चे में आप देख सकते हैं। यानी जो 3 साल का बच्चा है उसमें ही आपको ऑटिज्म देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसका जो व्यवहार होता है वो दूसरों से अलग होता है। तो उस बच्चे के व्यवहार को देख के हम समझ सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इस बच्चे को। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करें फादर्स डे के बारे में। हर साल हम 18 जून को क्या मनाते हैं? फादर्स डे मनाते हैं। और जो जून का तीसरा रविवार होता है, यानी जो थर्ड रविवार होता है, उस दिन फादर्स डे मनाया जाता है।
तो इस बार भी जो फादर्स डे है वो कब मनाया जा रहा है, क्योंकि संडे है, संडे 18 जून को है, तो 18 जून को हम फादर्स डे मनाने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक पिता की भूमिका एक बच्चे के जीवन में क्या होती है, इसको बताने के लिए दुनिया भर में ये डे मनाया जाता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली फादर्स डे के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़। कौन है उपराष्ट्रपति, कौन है, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा चौथा जल पुरस्कार दिया गया है 17 जून को नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो प्राइज दिया गया है ये 2022 के लिए दिया गया है और 11 श्रेणियों में दिया गया है लगभग 41 विजेताओं को। यानी कि जो ये जल पुरस्कार है, यानी जल जो वाटर जो अवार्ड है उसकी कैटेगरी कितनी है, तो इसकी कैटेगरी है 11। ठीक है, और 11 कैटेगरी में 41 जो विजेता हैं उनको प्राइज या अवार्ड दिया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन आता है, याद रख लेना, मध्य प्रदेश आता है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है। सब सर्वश्रेष्ठ जिला कौन आता है, तो उड़ीसा का गंजम जिला है, उड़ीसा का गंजम जिला है। तेलंगाना का जो भद्राद्री कोठागुडेम जिला है वहाँ का जो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत है उसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो देखो इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है और जो कैश प्राइज है वो दिया जाता है। तो हमने बात कर ली नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में जो 2022 के लिए दिया गया है 17 जून को नई दिल्ली में, किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जिनको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं उसका 4th एडिशन था ये। स्पेशली जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है पूरे भारत में जल को बचाने के लिए, वाटर को अब जो वाटर की महत्ता है हमारे जीवन में, हमारे देश में, उसको बताने के लिए दिया जाता है। और जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम अपने देश की 75वीं जो स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता का अमृत काल मना रहे थे, साथ में ही स्वच्छ भारत मिशन भी चला रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर भी ये अवार्ड दिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो याद रखने वाली बात है गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका नाम याद रखिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि पूरे भारत में लगभग 56,000 जो तालाब हैं उनका निर्माण किया गया है। उनके द्वारा ये बात कहा गया जब इस अवार्ड फंक्शन में ये अवार्ड दिए जा रहे थे। तो क्लियर? देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदुजा समूह के बारे में। हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं गोपीचंद हिंदुजा, बस इनका नाम याद रखिएगा, गोपीचंद हिंदुजा के बारे में। और इनकी जो उम्र है वो कितनी है, तो इनकी उम्र है 83 वर्ष की। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड है या जो हिंदुजा समूह है, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1914 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर? समझ गए? तो हमने बात कर ली गोपीचंद हिंदुजा जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके द्वारा उत्तराखंड के मसूरी में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दूध संकल्प मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के जो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है ये एप्लीकेशन, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जयपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये जो कंपनी है मिनी रत्न कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। क्लियर हो गया? समझ गए? इसका मोटिव क्या है, तो इसका मोटिव है कि किस तरीके से जो मिल्क क्वालिटी है जो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी जो मिल्क की ज़रूरत है हमारे देश में उसको पूरा किया जा सकता है, और किस तरीके से जो विलेज लेवल के आधार पर जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग करी जा सकती है। क्लियर है? देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि इस ऐप की जो विशेषता है और इसका जो महत्व है उसके बारे में। ठीक है,
तो विशेषता और महत्व दोनों में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऐप है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कई सारी लैंग्वेजेस में दी जा सकती है, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, पंजाबी में, ठीक है। यानी कि किसी भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में पता चल जाएगा, मूल्य के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप कहाँ से ले रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, कि कौन लोग इन्वॉल्व है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। इसका मोटिव ही ये है कि किस तरीके से जो डेयरी उत्पादन है, जो डेयरी क्षेत्र के उद्योग हैं, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और उसको इनहेंस किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओके, देखिए मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ, आसाम में एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी जेटी है, ठीक है। वहाँ पर जो हमारे देश के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर है वो कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। तो उनके द्वारा आसाम के इस जगह पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी जेटी पर जो भारत का फर्स्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो है वो प्राप्त किया गया है। कैसे प्राप्त किया गया है, किस रूट से भारत आया है वो देख लेते हैं। तो देखो, जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ठीक है, उड़ीसा को जो अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है उसके माध्यम से कोलकाता से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से, कोलकाता से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से इस जगह पर पहुंचाया गया है। और इसका नाम क्या है, इस किस जहाज से ये लाया गया है, तो जहाज MV मरीन 66 के द्वारा इसको लाया गया है। यानी जो MV मरीन 66 जो जहाज है उसके द्वारा इस कार्गो को लाया गया है। कहाँ पर, उड़ीसा का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जेटी है वहां पर। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो हमने बात कर ली जो हमारे देश का पहला डायमेंशनल कार्गो ODC है उसके बारे में। ओके, देखिए हम जो बात कर रहे हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWA के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत का जो नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए वो कौन है, तो हमारे देश का पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री है वो इसका नोडल इंचार्ज है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 27 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका मुख्यालय यूपी के नोएडा में हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है केंदुआ डीही ब्लॉक। क्या नाम है, केंदुआ डीही ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया और ये पाया गया इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में, कि भारत का सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक मेहराब है और सबसे ज़्यादा जो प्राचीन प्राकृतिक मेहराब है उसकी खोज की गई है। और जो सुंदरवन वाला जो एरिया है वहाँ पर कनिका रेंज है जो उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो इस कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क को जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी नामित किया गया है। जो प्राकृतिक आर्क का पेड़ है इसको क्या किया गया है, तो जियो हेरिटेज साइट के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये न्यूज़ है हमारे पास में, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से प्राकृतिक आर्क बन जाएगा, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बन जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 अन्य प्राकृतिक आर्क हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ पर है तो देख लेते हैं। तो एक तिरुपति की तिरुमाला पहाड़ियों में है और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और तीसरा जो प्राकृतिक आर्क मिला है वो कहाँ पर मिला है, तो सुंदरबन वाला जो एरिया है वहाँ पर कनिका रेंज आता है जो उड़ीसा में आता है, वहाँ पर जियो हेरिटेज साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया है प्राकृतिक आर्क के रूप में, जो भारत का तीसरा आर्क है, लेकिन भारत का पहला सबसे बड़ा आर्क, प्राकृतिक आर्क मिला है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली उड़ीसा में जो सुंदरगढ़ जो जिला है वहाँ पर जो केंदुआ डीही ब्लॉक है उसके बारे में, जहाँ पर क्या मिला है, तो जहाँ पर हमें एक प्राकृतिक मेहराब मिला है। क्लियर। तो सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जब युग देखा गया, जब एरा इसका देखा गया, तो देखा गया कि जो एरा है मध्य जुरासिक युग वाला है, उसके दौरान ये एक तरीके का उसके दौरान का आर्क है। ये लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले की बात की जा रही है जब इस आर्क का जन्म हुआ था धरती पर। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पुराना है ये। इसकी लंबाई 30 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 12 मीटर है, ठीक है। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये कितना ज़्यादा पुराना है, जुरासिक वर्ग से रिलेट करता है। तो एक तरीके से इसीलिए इसको जो हमारा नेशनल जो हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है। आइए हम बात करते हैं नई दिल्ली में नीति आयोग
और साथ में संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 और 27 पर हस्ताक्षर किया है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, भारत का जो नीति आयोग है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन दोनों के बीच में 2023 से लेकर 2027 तक के बीच में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए जो हस्ताक्षर है वो किए गए हैं, समझौता किया गया है। इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो SDGs हैं, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनको किस तरीके से प्राप्त किया जा सके। अच्छा, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो सुमन बेरी हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अच्छा, आओ अब और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। तो देखो, जो भारत सरकार का 2023 से लेकर 2027 तक के बीच में संयुक्त राष्ट्र के साथ में जो समझौता है, उसमें स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो SDGs हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं, जैसे लैंगिक समानता के लिए, युवा सशक्तिकरण के लिए, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। इन विषयों पर विकास करने के लिए दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, है ना। पॉलिसी बनाएंगे, उसको इनिशिएटिव लेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, उसको लागू कराएंगे और उसके बाद जो है उसका आउटपुट क्या निकल रहा है वो भी देखेंगे। क्लियर? तो हमने बात कर ली हमारे देश का जो नीति आयोग है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क है, उसमें जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ है हमारे पास, वो जापान से रिलेटेड न्यूज़ है। जापान के जो संसद है उसने कुछ कानून बनाया है और कानून में ये बोला है कि जो फिजिकल रिलेशन बनाने का जो एज है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी 13 साल की उम्र में, पहले जापान में क्या था, 13 साल की उम्र में फिजिकल रिलेशन बनाया जा सकता था। अब उस एज को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 16 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और इसके पीछे का जो रीज़न था, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा था कि जो सेक्सुअल जो क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उस क्राइम को रोकने के लिए जापान की संसद के द्वारा ऐसा किया गया है और एज क्या बढ़ा दी गई है, 13 से अब 16 साल कर दी गई है। क्लियर? तो हमने बात कर ली जापान के बारे में। ओके, तो आइए जापान के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसा कि जापान का मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जापान के मैप को जब आप देखोगे तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जो प्रशांत महासागरीय वाला हिस्सा है, कौन सा प्रशांत महासागरीय वाला हिस्सा? पश्चिमी प्रशांत महासागरीय वाला हिस्सा, और साथ में पूर्वी एशिया में जापान आपको देखने को मिल जाएगा। जापान को पहले क्या कहते थे? तो निहोन या निप्पॉन के नाम से हम जापान को जानते थे। क्या नाम से जानते थे? निहोन या निप्पॉन, है ना। अच्छा, जापान जो है ये 4 तरीके से, यानी 4 द्वीपों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से द्वीप हैं? तो हक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से, है ना। ये जो 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशे, इससे मिलकर जापान बना है। और जो होन्शु द्वीप है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है, या जो सबसे ऊंचा माउंट है, वो कौन सा है? तो माउंट फूजी है। कौन सा है? माउंट फूजी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखो, सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 जो इकोनॉमी है वो कहाँ की है? तो अमेरिका की है। सेकंड नंबर पर चाइना की आती है और थर्ड नंबर पर जापान आता है। राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। क्लियर? देखिए, मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ग्रैमी विजेता हैं जिनका नाम है फालू, एक गायिका है और इनका पूरा नाम है फाल्गुनी शाह। तो ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, इनके हस्बैंड भी गायक है और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? गौरव शाह। ठीक है, तो उनके साथ मिलकर अबंडेंस ऑफ मिलेट्स, ये जो गीत है इसको जारी करेंगी। तो इसमें कुछ अंश जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भी गाया गया है और लिखा गया है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो 2023 का जो समय है उसको बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये गाना लिखा गया है और बाजरे के महत्व को बताएगा, बाजरा के जो स्वास्थ्य लाभ हैं उनके बारे में बताएगा। साथ में हमारे देश का जो खाद्य और कृषि संगठन है, यानी जो FAO है, उसके साथ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 75वें सत्र में इसका समर्थन करा था कि 2023 को क्या करेंगे, हम बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करेंगे, है ना। यानी प्रस्ताव हमारे देश का जो खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा दिया गया था और ये रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में
जो 2023 का जो वर्ष है उसको बाजरा वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक जो अनाज है उसको बनाने के लिए। क्लियर हो गई, समझ में आ गई न्यूज़? तो हमने बात कर ली ग्रैमी विजेता फालू के बारे में, जिनका पूरा नाम क्या है, तो फाल्गुनी शाह है। तो इनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इसके जो वर्ड्स हैं वो लिखे हैं और गाए हैं। क्लियर? आइए बात करते हैं पेंटागन पेपर्स को लीक करने वाले। जो पेंटागन पेपर्स है उसको एक जासूस हैं, उनको लीक करने वाले डेनियल एल्बर्स का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 92 वर्ष की जो एज है उसमें निधन हो गया है। पेंटागन पेपर्स को लीक करने वाले मुखबिर थे, जासूस थे, डेनियल एल्बर। क्लियर है? अच्छा देखो, ये जो पेंटागन पेपर्स है इसके बारे में बात करूं तो इससे जो सरकार धोखा दे रही थी जनता को और जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसके पीछे क्या कारण था और जिसकी वजह से वहां के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी भूमिका की जांच करी गई थी और उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई थी, जिसकी वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये पूरा उजागर करने का उजागर करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? तो जो जासूस थे डेनियल एल्सबर्ग के द्वारा किया गया। तो इनका निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। ये न्यूज़ है हमारे पास। ओके, तो हमने बात कर ली जासूस डेनियल एल्बर्स के बारे में, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इन्होंने क्या काम करा था? तो जो पेंटागन पेपर्स है उसको लीक करने का काम करा था। क्लियर? इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नई क्लास के साथ में, नई विचारधाराओं के साथ में। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।